हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है मेरी इस वीडियो का वो है बायर बिहेवियर मॉडल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बायर बिहेवियर क्या होता है और इसको हम किस तरह से जान सकते हैं कि एक बायर किस तरह से बिहेव करेगा। तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बायर बिहेवियर मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल बेसिकली क्या है? ये रियलिटी का सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होता है कि जो भी रियलिटी है जो एक्चुअल में हम देखते हैं, अगर हम उसको सिंपल वे से रिप्रेजेंट करें तो वो मॉडल होगा। तो बायर बिहेवियर मॉडल बेसिकली दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज एंड द फर्स्ट वन इज़ द इकोनॉमिक मॉडल। इसके बाद आता है लर्निंग मॉडल, द साइको एनालिटिकल मॉडल और लास्ट है सोशियोलॉजिकल मॉडल। तो जो सबसे फर्स्ट वन है, वेरी फर्स्ट मॉडल इज़ इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल बेसिकली किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? इसमें ये अजम्पशन मान के चलते हैं जब बायर है, बायर इज़ अ रैशनल एनिमल। एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, बायर की बात हो रही है और वो रैशनल एनिमल होता है। उसको मार्केट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, उसको पता है कि कौन सी गुड्स कौन सी सर्विसेज उसको सेटिस्फाइड करने वाली हैं। तो कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है ये। जो भी कंज्यूमर ख़रीदेगा, व्हाट द कंज्यूमर विल परचेज, वो क्यों ख़रीदेगा, उसके पीछे क्या होता है कि वो अपनी नीड, अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करना चाहता है। उसको जहाँ से मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी तो उन चीज़ों के ऊपर वो मनी स्पेंड करता है। हिज बाइंग डिसीजंस आर टोटली गवर्नड बाय द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। उसके जितने डिसीजन होते हैं, जो भी वो ख़रीदने के डिसीजन लेता है, वो सारे के सारे यूटिलिटी के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक मॉडल की बात करें तो ये मॉडल भी बेसिकली यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है और एक लॉ है डिमिनिशिंग यूटिलिटी जो है उस लॉ के ऊपर ये बेस्ड है। यूटिलिटी का मतलब क्या है कि एक बायर अगर गुड्स का यूज़ करता है, सर्विसेज का वो यूज़ करता है, तो उससे उसको क्या बेनिफिट मिलता है, उसको उससे क्या फ़ायदा होता है, तो वो इसकी यूटिलिटी होती है। और अगर हम बात करें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप जैसे जैसे चीज़ों का कंजम्पशन, मतलब आप जैसे जैसे चीज़ों को ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं, लाइक अगर आपने पहला यूनिट ख़रीदा सेम प्रोडक्ट का, फिर आप उसका दूसरा यूनिट ख़रीदते हैं, फिर आप उसका थर्ड यूनिट ख़रीदते हैं, तो उससे जो यूटिलिटी आपको मिलती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। कि अगर आप पहले कुछ ऐसा प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, आपके पास आपने कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, तो जब आपने फ़र्स्ट ख़रीदा तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपको अंदर से इनर जो सेटिस्फेक्शन होगी बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर आप साथ में ही एक और फ़ोन ख़रीद लेते हो, तो अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो वो पहले की कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसे जब आप थर्ड ख़रीदेंगे तो वहाँ पर और आपकी जो यूटिलिटी आपको मिलने वाली वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो दैट मीन्स क्या है कि आप जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं तो उनसे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इन बेसिक अजम्पशंस पर बेस्ड है ये जो मॉडल है इकोनॉमिक मॉडल। तो इसमें और हम क्या मान के चलते हैं कि बायर क्या करता है कि वो अपने उसके पास जो रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड, उनको वो एक रैशनल वे से एलोकेट करता है। इस तरह से वो डिवाइड करता है अपनी अलग अलग नीड्स के लिए, ताकि जो भी उसके यूटिलिटी और बेनिफिट्स हैं उसको वो मैक्सिमाइज़ कर सके। तो एक ऐसा इंडिविजुअल है, उसके पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं और अपने रिसोर्सेज को वो इस तरह से एलोकेट कर रहा है अपनी नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए, जिससे उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, मैक्सिमम उसको यूटिलिटी मिल सके। तो इसका मेन मोटिव यही होता है। तो इकोनॉमिक मॉडल के अंदर यही बताया गया है कि एक जो कंज्यूमर होता है, एक जो बायर है, ही इज़ रैशनल, कि वह बिना सोचे समझे पैसा खर्च नहीं करता है, वो कुछ सोचता है, समझता है, उसके बाद वो मनी को स्पेंड करता है। तो इनको इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड करके बताया है कि जो मेन प्रेडिक्शंस है इस मॉडल की, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है कि एक कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर बेसिकली 4 चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। पहला तो है प्राइस इफेक्ट, सेकंड आता है इनकम इफेक्ट, उसके बाद है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट और लास्ट में आता है कम्युनिकेशन इफेक्ट। अगर हम प्राइस इफेक्ट की बात करें, देखो हम नॉर्मली भी अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो आप उनकी ज़्यादा चीज़ों को ख़रीदते हो, ज़्यादा क्वांटिटी को ख़रीदते हो। प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो क्वांटिटी जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, तो प्राइस इफेक्ट जो होगा कि लोअर द प्राइस एंड बिगर द क्वांटिटी, कि जितना प्राइस कम होता जाएगा उतना ही क्वांटिटीज़ बढ़ती जाएगी,
ठीक है, तो फर्स्ट तो ये प्रेडिक्शन है। सेकंड क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, इनकम इफेक्ट आता है। इनकम इफेक्ट में क्या होगा, इनकम का साइज़, जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती जाएगी, अगर इनकम ज़्यादा है तो हमारी परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, इनकम ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा क्वांटिटी को ख़रीदते हैं, तो दैट वन इज़ इनकम इफेक्ट। इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका कौन सा सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट को परचेज ना करके उसका सब्स्टिट्यूट खरीद सकते हो, तो वो सेम नीड को सेटिस्फाइड करेगा जो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट कर रहा था। तो उस केस में क्या होगा, अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो आप ओरिजिनल प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है। लास्ट जो है दैट इज़ कम्युनिकेशन इफेक्ट। कम्युनिकेशन इफेक्ट क्या होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पर होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो सेलर हैं, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू मीन्स एडवर्टीजमेंट्स, प्रमोशन, अपनी जो टूल है उनका यूज़ करके वो डिमांड को बढ़ा सकते हैं, कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर 4 प्रेडिक्शंस जिनकी वजह से कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है और कुछ की डिमांड कम हो जाती हैं। तो दीज आर ऑल इंक्लूड इन बायर बिहेवियर। बायर इकोनॉमिक मॉडल जो है उसके अंदर ये सब हम इंक्लूड करते हैं। तो इकोनॉमिक मॉडल के अंदर बेसिकली हमने जो बात की वो क्या है कि जो बायर है वो एक रैशनल होता है, इंडिविजुअल होता है, उसके जो रिसोर्सेज है वो स्केयर्स हैं, बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उनको वो इस तरह से एलोकेट करता है कि वो अपनी नीड को सेटिस्फाइड कर सके और इसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल सके। लेकिन यहाँ पर भी ये है कि जैसे जैसे वो ज़्यादा चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एक ही तरह के ज़्यादा प्रोडक्ट वो खरीदता जाता है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। तो वो एक रैशनल वे से वो बिहेव करता है। इसमें बेसिकली यही अजम्पशन है कि एक बायर जो है वो उसकी नीड जो होती है वो अनलिमिटेड है। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसकी नीड्स लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड नीड्स होती है और नीड कैन नॉट बी फुली सेटिस्फाइड, कि हम एक कंज्यूमर जो है अपनी सारी की सारी नीड को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। अगर जनरली भी हम देखें आप लोगों की कितनी नीड है, क्या आप ये सारी नीड सेटिस्फाइड कर सकते हो? तो आप एक रैशनल हो, मतलब जो आपको लगता है कि सबसे ज़रूरी जो नीड है तो उनको पहले सेटिस्फाइड किया जाता है, आप उनको अरेंज कर लेते हो और उसके बाद जो पहले ज़्यादा ज़रूरी नीड है तो उनको हम सेटिस्फाइड करते हैं। उसके अलावा ही इज़ कम्प्लीटली अवेयर ऑफ हिज नीड, कि एक बायर को पता है कि उसकी नीड कौन सी है, उसके बारे में पूरी तरह से अवेयर है और उसको ये भी पता है कि मार्केट के अंदर कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो उसकी नीड को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर प्राइस ही एक ऐसा वेरिएबल होता है जो उसे सेक्रीफाइस करना होता है अपनी नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए, कि उसे प्राइस के फॉर्म में पे करना पड़ेगा और ही कैन सेटिस्फाइड हिज नीड, वो अपनी नीड को सेटिस्फाइड कर सकता है। इसके अंदर मनी, टाइम और एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर एक नॉर्मल जनरली अगर हम बात करें कि जैसे हमारे सामने ऑफ़र आते हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री हो सकता है, या जो प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं तो उसके ऊपर 30% की ऑफ़र हो सकती है, 30% डिस्काउंट पे आपको स्कीम मिल सकती है। या क्या हो सकता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, अगर आप उसके 2 यूनिट खरीदते हैं तो आपको 90 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, मीन्स आपको यहाँ कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो इन सब के रिगार्डिंग जब एक बायर डिसीज़न लेता है तो वो रैशनल वे से डिसीज़न लेता है, वो सोच समझ कर डिसीज़न लेता है कि मुझे बाय 1 गेट 1 फ्री की तरफ जाना चाहिए, या मुझे 30% जो ऑफ़ मुझे मिल रहा है उस स्कीम को मुझे ऑप्ट करना चाहिए, या अगर मैं एक ख़रीदता हूँ तो सेकेंड प्रोडक्ट मुझे इतने में मिल रहा है तो किसकी तरफ मुझे जाना चाहिए, वो डिपेंड करता है उसके अपनी थिंकिंग के ऊपर। तो वो रैशनली डिसीज़न लेता है, वो काफ़ी सोच समझ कर डिसीज़न लेता है। तो ये जो था इकोनॉमिक मॉडल है। अगर हम बायर बिहेवियर को समझना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल मॉडल है, ये ओल्डेस्ट मॉडल हम इसको कह सकते हैं। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि बायर एक रैशनल एनिमल होता है और इसके जो बाइंग डिसीजन होते हैं वो इसकी यूटिलिटी से इफ़ेक्टेड होते हैं। अब हम सेकंड मॉडल की बात करते हैं। जो सेकंड मॉडल है वो है लर्निंग मॉडल। ये लर्निंग मॉडल है जिसमें ड्राइव, क्यूज़ और रिस्पॉन्सेस की बात हो रही है। तो लर्निंग मॉडल क्या होता है? बेसिकली लर्निंग मॉडल के अंदर हम क्या समझते हैं
कि एक बायर अगर कुछ भी बिहेव करता है तो वो लर्न करके करता है। मतलब जो हमारी नॉर्मली हम लोग लर्न करते रहते हैं, जो हम समझते रहते हैं, जो हम सीखते रहते हैं, तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो उसी के अकॉर्डिंगली होता है। लर्निंग का इफ़ेक्ट आता है एक बायर के बिहेवियर के ऊपर। तो लर्निंग में हम क्या लेते हैं, जैसे कुछ लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं। कुछ इन्वॉल्वमेंट, अगर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ चीज़ों के अंदर, तब हम सीखते हैं। देखो इम्पोर्टेंस में क्या, जैसे अगर आपके अब एग्ज़ाम है तो आपकी जो लर्निंग पावर है वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सिचुएशन। आप नॉर्मल सिचुएशन में इतना जल्दी लर्न नहीं कर पाते हैं जितना स्पीडली आप जब आपके एग्ज़ाम टाइम होता है तो 1 डे बिफोर तो आप बहुत स्पीडली लर्न कर पाते हो। तो लर्निंग में क्या आता है कि वो सिचुएशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप लर्न कर पाते हो। सेकंड आता है कि आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सारे ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से आप लर्न कर पाते हो। इन्वॉल्वमेंट में क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट के अंदर हम क्या लेते हैं कि जैसे आप कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हो। जैसे आपके जो अकाउंट्स के जो टीचर होते हैं, जो आपके मैथ्स के टीचर होते हैं, कि आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप जितना ज़्यादा उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते जाओगे, उतना ज़्यादा उतनी रैपिडली आप लर्न करते जाओगे। देन डिपेंड करता है आपके मूड के ऊपर। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपका मूड अच्छा है तो आप ज़्यादा स्पीडली लर्न कर पाते हो, लेकिन अगर आपका मूड आपका सही नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है, कंसंट्रेशन कहीं और है, तो आप उतना स्पीडली लर्न नहीं कर पाते हैं। उसके बाद रीइंफोर्समेंट होती है कि बाहर से आपको ताकत मिलती रहती है कि आपके पापा वर्किंग है, आपकी मम्मा वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं वो लोग आपको पढ़ाने के लिए। तो इससे आपको इंटरनली एक पावर आपको मिलती है और आप और अच्छे से लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। देन आपके स्टिमुलीज हो सकते हैं, जो आपको अंदर से जो एक इंटरनल आपके अंदर फीलिंग आती है, आप कुछ बनना चाहते हैं, आपके कुछ टारगेट है, आप उनको अचीव करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से भी आप लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो लर्निंग की जो प्रोसेस होती है ये इंटेंशनल भी हो सकती है और इंसिडेंटल भी हो सकती हैं। अगर हम इंटेंशनल बात करें तो ये आपके इंटरनली ये अराइज होती है और ये आप केयरफुल सर्च करने के बाद लर्न करना स्टार्ट करते हैं कि आप पहले पूरी इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद आप लर्न करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम इंसिडेंटल की बात करें तो इंसिडेंटल में क्या होगा कि ऑन द स्पॉट, कि अचानक से मतलब आप कुछ सीख जाते हैं, आप कुछ समझ आते हैं। जैसे अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है तो आप उनकी तैयारी के लिए आप पहले से आप पूरी तरह से केयरफुल होते हो कि मुझे एग्ज़ाम देने हैं तो मुझे उसकी अच्छे से तैयारी करनी है, तो वो इंटेंशनली आप उन चीज़ों को सीख रहे हो, तो उस चीज़ में लर्निंग आपकी आ जाती हैं। लेकिन अगर हम सेकंड की बात करें जो इंसिडेंटल होता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, लाइक एसएससी के एग्ज़ाम आप देने के लिए जा रहे हैं, आपने अदरवाइज़ कोई तैयारी नहीं की है और वहाँ पर जितने स्टूडेंट्स खड़े हैं वो सारे के सारे अपनी बुक्स के साथ वहाँ खड़े हैं, वो लोग उनको रिवाइज़ करते जा रहे हैं, तो उनको देख के आपको भी लगता है कि मैंने तो कोई तैयारी नहीं की तो मुझे भी तो लर्न करना चाहिए था। तो आप भी 1-2 घंटे अगर आपके पास है तो आप भी कोशिश करेंगे कि मैं भी कुछ ना कुछ लर्न कर लूँ, तो वो आपका होता है इंसिडेंटल लर्निंग, कि आप अचानक से कुछ भी सीख जाते हैं। तो जो ये लर्निंग मॉडल है बेसिकली इसके अंदर 3 मेन कंटेंट आते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है ड्राइव, उसके बाद क्यूज़ और रिस्पॉन्स आते हैं। ड्राइव, क्यूज़ एंड रिस्पॉन्स में क्या होगा कि ड्राइव का मतलब क्या होता है, एक ड्राइव इज़ ए स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुलस होती है और ये आपके एक्शन के लिए आपको इम्पेल करती है, कि आपके इंटरनली होता है कि आप कुछ करना चाहते हो, अंदर से आपको लगता है कि मुझे इस नीड को सेटिस्फाइड करना है, मेरी फ्रेंड की मैरिज है तो मुझे इस अच्छी ड्रेस की रिक्वायरमेंट है, या कुछ भी ऐसा कि जो आपके अंदर से आएगा, अंदर से जो आवाज़ आती है वो आपका वो ड्राइव होता है कि आप अपनी नीड को सेटिस्फाइड करना चाहते हो। इसके बाद क्यूज़ क्या होते हैं, क्यूज़ आर द स्टिमुलाई कमिंग फ्रॉम मार्केटिंग एंड सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द बायर इंफॉर्मेशन सजेशन। क्यूज़ आपको कहाँ से मिलते हैं, क्यूज़ आपको अपने आसपास के इन्वायरमेंट से मिलते हैं। ये एक तरह की इंफॉर्मेशन सर्च होती है कि जहाँ से आपको कुछ क्यूज़ मिलते हैं और आप अपनी नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए सर्च करना स्टार्ट कर देते हो। फिर लास्ट में आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या होगा, ये लर्निंग टारगेट लेस थ्रू ट्रायल एंड एरर इन ए स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिचुएशन, कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्ड करते हो। तो पहला जो है ड्राइव, जैसे अगर किसी को अपने बच्चे का अभी वो स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो
अंदर से उसको एक डिज़ायर होगी कि मैं इस कॉन्वेंट में कराना चाहती हूँ या मैं पब्लिक में कराना चाहती हूँ, तो उसके अंदर से होता है कि मुझे किस स्कूल के अंदर उसका एडमिशन करवाना चाहिए, तो कुछ अपने भी व्यूज़ होते हैं। इसके बाद अगर हम क्यूज़ की बात करें तो क्यूज़ कहाँ से होगा, जो उसका फ्रेंड सर्कल है तो वहाँ से वो इंक्वायरी करेगा कि उनके बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं, कौन सा स्कूल जो वो बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम सीखते हैं। फिर रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर जा रहे हैं, तो उनसे हम रिस्पॉन्स ले सकते हैं कि उनका क्या फीडबैक है। तो यहाँ से हम लर्न करते हैं और लर्न करने के बाद हमारे बिहेवियर के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आता है और हम अकॉर्डिंगली बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लर्निंग मॉडल में हमने क्या पढ़ा, लर्निंग रेफर टू ए चेंज इन द बिहेवियर। तो यहाँ पे चेंज की बात हो रही है कि बिहेवियर के अंदर चेंज आ रहा है, विच अकर एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। और किसकी वजह से होता है ये जो चेंज आता है, इट इज़ ड्यू टू प्रैक्टिस, कि हम प्रैक्टिस करते हैं उसकी वजह से हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज आता है। देन रीजनिंग, थिंकिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स परसेप्शन भी आती है। तो इसलिए जो बिहेवियर होता है उसका लर्निंग एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो अभी लर्निंग मॉडल के अंदर मैंने आपको बताया था, अभी बात हुई थी हमारी ड्राइव और क्यूज़ के बारे में। तो जो ड्राइव होता है वो इंटरनली अराइज होता है, और अगर हम क्यूज़ की बात करें तो वो एक्सटर्नली हमें मिलता है, और वहाँ से हम लर्न कर पाते हैं, और हमारा जो बिहेवियर होता है हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है। तो दिस इज़ लर्निंग मॉडल। अब हम थर्ड मॉडल की बात करते हैं। थर्ड मॉडल जो है दैट इज़ साइको एनालिटिकल मॉडल है। ये जो मॉडल है ये बेसिकली ये बेस्ड है हमारी जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है, साइको एनालिटिकल थ्योरी के ऊपर ये बेस्ड है। साइको एनालिटिकल मॉडल ये फ्रीड्यून की साइकोलॉजी से आया है। तो इस साइको एनालिटिकल मॉडल के अंदर हम क्या समझेंगे, व्हाट वुड गेट चूजन इन द मार्केट के अंदर किसको चूज़ किया जाएगा, व्हाट विल गेट सोल्ड एंड वाई, क्या हम बेच पाएंगे और क्यों। तो जो सेलर होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, तो वो इस तरह से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर किस चीज़ को चूज़ किया जाएगा, किस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा, हम किस चीज़ को बेच पाएंगे और क्यों बेच पाएंगे। तो इन दोनों के आंसर को फाइंड आउट किया जाता है, और वो साइको एनालिटिकल मॉडल से होता है। इसके अंदर 3 मेन एलिमेंट्स आते हैं कि एक जो बायर का बिहेवियर है, इसके माइंड की 3 स्टेट्स के बारे में इस मॉडल के अंदर बात की है। पहले जो स्टेट होती है वो दैट इज़ कॉन्शियस स्टेट होती है, ठीक है। एक बायर का जो माइंड है वो कॉन्शियस स्टेज में हो सकता है या प्री कॉन्शियस स्टेज में हो सकता है, और थर्ड होता है अनकॉन्शियस स्टेज। तो 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ कॉन्शियस, सेकेंड वन इज़ प्री कॉन्शियस, और लास्ट वन इज़ अनकॉन्शियस। अगर हम कॉन्शियस की बात करें तो ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है ये विजिबल होती है, आप इसको देख पाते हो, आप इसको मतलब एक जो सेलर है वो बायर के इस स्टेज को समझ पाता है, उसको वो देख पाता है। अगर आप कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं तो आपका उस टाइम पर जो बिहेवियर होगा वो आपका कॉन्शियस माइंड की जो स्टेज है उसमें आता है। अगर हम प्री कॉन्शियस की बात करें तो प्री कॉन्शियस में क्या होगा, जो आपकी मेमोरीज़ हैं जो आपके अंदर स्टोर्ड है, तो वो प्री कॉन्शियस होती है कि आप कॉन्शियस में जाने से पहले आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें घूम रही होती है, जो आपकी मेमोरी है, आपके अंदर जो स्टोरेज हैं, आपने जो सीखा है, जो समझा है, तो उसके बेस पर आपका बिहेवियर होगा। थर्ड आता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्या होता है, ये हम एक तरह से डीप सी को हम इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर हम गहरे समुंदर की बात करें, गहरे समुंदर के नीचे क्या है वो कोई भी नहीं देख पाएगा। तो ऐसे ही एक पर्सन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वो बहुत सारी ऐसी नीड को सेटिस्फाइड करना चाहता है, जिन नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए उसके अंदर डर भी होता है, सेल्फिशनेस होती है कि वो खुद को जैसे अगर आपकी क्लास में टीचर ने आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला है तो आप क्या करते, कुछ गर्ल्स तो अपने प्रोजेक्ट को शेयर कर देती हैं, दूसरों को आइडिया दे देती हैं, लेकिन कुछ लोग वो आइडिया नहीं दे पाते क्योंकि वो सेल्फिश है, वो बेस्ट अपने आप को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कुछ भी शेयरिंग नहीं करना चाहते हैं। तो ये उनकी एक सेल्फिशनेस नीड होती है जिनको वो सेटिस्फाइड करना चाहते हैं। मतलब वो यहाँ पे ये भी डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उनको क्या इस नीड को सेटिस्फाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो आती है हमारी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर।
तो इसी के बेस पर जो साइकोलॉजिकल मॉडल है, तो बेसिकली इसके अंदर 3 मेन एलिमेंट्स की बात की हैं। तो पहला है इड परसुएडर, जो फर्स्ट आता है वो है इड परसुएडर। सेकंड आती हैं सुपर ईगो डिसऑर्डर, सुपर ईगो की बात हो रही है, और थर्ड है ईगो। अगर हम इड परसुएडर की बात करें तो इड परसुएडर क्या होते हैं? तो इड परसुएडर में होगा कि जो हमारे हमारे अंदर जो चल रहा है, हम जो करना चाहते हैं लेकिन हम उसके लिए कॉन्शियस नहीं है, वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है, हम उस चीज़ों को चूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा इड परसुएडर होगा कि हमें पता नहीं है। जैसे हम कुछ भी, हमारी जो एक ऐसी लड़की से हम फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, वो जो अच्छी नहीं है या मेरे पेरेंट्स को वो पसंद नहीं है, तो वो इड परसुएडर में आता है कि आप अपनी नीड को सेटिस्फाई तो करना चाहते हो लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपके लिए वो अच्छा होगा या बुरा होगा। आपको अंदर से होता है कि मैं इस नीड को सेटिस्फाइड कर लूँ, आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उस केस में लेना चाहते हैं। तो ये जो है ये इड परसुएडर का पार्ट है कि आप एक तरह से, आपको अंदर से इनपुट आपका ऐसा होता है कि आप ओवर परचेजिंग कर लेते हैं, ठीक है, या ओवर आप उस नीड को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, तो इड परसुएडर में होगा। सेकंड जो आता है वो है सुपर ईगो डिसऑर्डर। इड परसुएडर में तो क्या हम इंक्लूड करते हैं कि पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड कैसी है, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं अच्छे और बुरे में, और ये हमारी ओरिजिनल नीड होती हैं। जो हमारी ओरिजिनल नीड है, एक तो हम बाहर दिखलावा करते हैं और एक हमारी अंदर से हम कुछ और ही चाहते हैं। हर एक पर्सन अंदर से कुछ और बाहर कुछ और शो करता है। तो अंदर से जो हमारी ओरिजिनल नीड है वो हमारे इड परसुएडर होते हैं, जो हमें कुछ करने के लिए एक तरह से हमें धकेलते हैं कि हमें इन नीड को सेटिस्फाइड करना है। सेकंड आती है सुपर ईगो। सुपर ईगो डिसऑर्डर क्या होते हैं? सुपर ईगो ये एक तरह से हाई आइडियल, कि जो आपके आसपास आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके आइडियल हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो वो जो आपको एक तरह से आपको समझाते हैं, वहाँ से आप लर्न कर पाते हो, वहाँ से आपको नॉलेज आप एक्वायर करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, तो उन सब से आपको नॉलेज मिलती है और आप समझ पाते हो अच्छे और बुरे के बीच को, आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाते हो और आपको पता चल जाता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, आपको वो समझाते हैं। तो वो आपके एक तरह से हाई आइडियल्स होते हैं जो आपको समझाते हैं। तो इड परसुएडर तो आपके इंटरनल नीड होते हैं जिनको आप सेटिस्फाइड करना चाहते हो। सुपर ईगो में आपको समझाया जाता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाने का काम होता है वो ईगो के थ्रू होता है। ईगो एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा इसके अंदर एलिमेंट आता है जो हमारी इड परसुएडर और हमारी सुपर ईगो के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है। इड परसुएडर में तो होगा कि आप अपने आप से देखते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाइड करना है। जैसे अगर आप कोई कॉस्टली मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं जो 1 लाख से भी अबव का है, लेकिन आपकी पॉकेट उसको अलाउ नहीं करती है, तो ये आपका इड परसुएडर होगा कि अंदर से आपको लगेगा कि मुझे इस चीज़ को ख़रीदना है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअल में वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका इड परसुएडर हुआ। लेकिन सेकंड क्या होता है, सुपर ईगो में क्या होगा कि आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं कि अगर आप इतना महंगा फ़ोन ख़रीदोगे तो आपको पैसे कहाँ से आएंगे, आपको मनी बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इतना ज़्यादा मनी बोरो करोगे तो हमारे ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हमारी फिनेंशियल पोजीशन कितनी ज़्यादा डाउन जा सकती है। तो वो सुपर ईगो में आता है कि जहाँ पर आपको समझाया जाता है कि जो आप डिसीज़न लेने जा रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है, वो किसी के लिए भी सही नहीं है। इसके बाद ईगो, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस आ जाता है। बैलेंस में क्या होगा कि जैसे अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो ज़ीरो फिनांस पे भी आपको चीज़ें मिल जाती है, आप इंस्टॉलमेंट्स को पे करके वो चीज़ें खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे एक ईगो आ गया जिसके अंदर क्या हुआ कि आपकी जो आईडी थी और जो सुपर ईगो था उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बन गया कि आप वो फ़ोन खरीद सकेंगे और आपको लमसम पे करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू पे द फुल अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स, आप इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके जो पूरी की पूरी अमाउंट है उसको पे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मॉडरेटेड सेक्शन होता है, ईगो होती है, जो इड परसुएडर है और जो सुपर ईगो है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करती है। इसके बाद जो लास्ट मॉडल है दैट इज़ सोशियोलॉजिकल मॉडल। सोशियोलॉजिकल मॉडल में इसके नाम से क्लियर है कि सोसाइटी से रिलेटेड है ये। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल का जो बायर बिहेवियर होता है वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड होता है।
ठीक है, वो क्या कर सकता है, उसके जो इंटीमेट ग्रुप होते हैं, जो उसके सोशल जो सर्कल होता है, वहाँ से वो कुछ चीज़ें समझता है और उसका जो बिहेवियर होगा वो उसी के अकॉर्डिंगली होता है कि जो सोशल कंपल्शंस होते हैं उसके ऊपर, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली ही बिहेव करता है। तो सोशोलॉजिकल मॉडल में बेसिकली हमने सोसाइटी की बात की है, उसकी जो सोशल क्लासेस होती हैं, उसके बाइंग डिसीजन जो पूरी तरह से डिटरमाइंड होते हैं, वो सिर्फ यूटिलिटी की कंसेप्ट से नहीं होते हैं, रादर उसको सोसाइटी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और वहाँ से उसका जो बायर बिहेवियर है वो इफ़ेक्टेड होता है। तो इसको हम एक मॉडल से समझ सकते हैं। जैसे इस वाली डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है एक बायर बिहेवियर को अगर हम समझना चाहते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज स्टिमुलाई, सेकंड इज प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग स्टेज को हम एनालिसिस भी बोल सकते हैं, और जो लास्ट स्टेज आती है वो है रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलाई कि अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हो, आप कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हो, तो आपको कुछ चीज़ें उन डिसीज़न को लेने के लिए आपकी हेल्प करेगी। जैसे पहले आता है परचेजिंग पावर है कि आपकी अपनी परचेजिंग पावर कितनी है। इसके बाद इंटरनल फैक्टर्स आते हैं, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर आते हैं, मार्केटिंग मिक्स आता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर आते हैं। परचेजिंग पावर में कि अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो आपके पास उतनी परचेजिंग पावर का होना भी ज़रूरी है। अगर आपकी पॉकेट उस चीज़ को अलाउ कर रही है तो आप परचेज़ करने का डिसीज़न ले लेते हैं। इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर में क्या होगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, आप अपनी इमेज को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप क्या करते हो कि चाहे आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तब भी आप शो ऑफ करने के पर्पज़ से कुछ ऐसी चीज़ों को खरीद लेते हैं जो आपके लिए खरीदना ज़रूरी भी नहीं था। तो वो आपका इंटरनल फैक्टर आता है। ऐसे सोशल या कल्चरल फैक्टर हो सकते हैं कि सोसाइटी की वजह से, कल्चर की वजह से आप कुछ चीज़ों को परचेज़ करने का डिसीज़न लेते हैं। मार्केटिंग मिक्स हो सकता है, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उनके पार्ट पर होगा, प्रोडक्ट का है, प्राइस का है। अगर प्राइस कम है, ठीक है, और आप उसको फिर खरीद सकते हैं, प्राइस मतलब प्राइस का भी आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और लास्ट में आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर कि जो अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर है तो वो भी आपके लिए स्टिमुलाई का काम करते हैं, जो आपको अंदर से एक तरह से मोटिवेट करते हैं कि आपको क्या परचेज़ करना है और क्या परचेज़ नहीं करना। तो स्टिमुलाई के बाद फिर आप डिसीज़न लेते हैं कि मुझे क्या खरीदना है और क्या खरीदना नहीं है। इसके बाद जो सेकेंड जो स्टेप आता है इसमें प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रोसेसिंग के अंदर, प्रोसेसिंग में क्या होगा कि पहले स्टिमुलाइज ने हमें ड्राइव किया कि हम कुछ डिसीज़न लें। इसमें पर्सन क्या करता है, डिसीज़न लेता है। और सेकंड जो इसका पार्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस आती है। तो इसमें पहले तो जो वांट्स को हमने देखा कि हमारी क्या नीड है, हमारी क्या वांट्स हैं, उनको हम कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन सर्च की जाती है, मतलब सारा हम सर्च करते हैं कि हम अपनी नीड को कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट कहाँ पर अवेलेबल होंगे। फिर हम उनके ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं और ऑल्टरनेटिव का हम इवेलुएशन करते हैं, ठीक है, कौन से ऑल्टरनेटिव जो है वो हमारी नीड को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम डिसीज़न लेते हैं, परचेज़ या ना परचेज़ करने का डिसीज़न होगा कि क्या हमें इसे ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं वो प्रोसेसिंग में आते हैं, एनालिसिस में आते हैं। स्टिमुलाई में तो हमें इंटरनल एक नीड अराइज होती है कि हमें इसको सेटिस्फाइड करना है। प्रोसेसिंग के अंदर हम उस नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए ढूंढते हैं, मतलब ऐसे फैक्टर हम ढूंढते हैं जिनकी वजह से हम अपनी नीड को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्या आता है, रिस्पॉन्स होगा। तो रिस्पॉन्सेस को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो होगा पर्सन टू बाय, नॉट टू बाय अ गुड और सर्विसेज। पहला तो खरीदने या ना खरीदने का डिसीज़न होगा कि क्या मुझे खरीदना है या नहीं खरीदना, फर्स्ट डिसीज़न तो वो होगा। उसके बाद सेकंड डिसीज़न क्या आएगा, प्रोडक्ट यूज़ बिहेवियर, कि हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करते टाइम जो हमारा बिहेवियर होगा, ठीक है। जैसे आज अगर हमने ख़रीदा और यूज़ करते टाइम हमारा बिहेवियर किस तरह का है तो वो हम देखते हैं। और लास्ट में आता है पोस्ट परचेज रिफ्लेक्शन, खरीदने के बाद हम लोग के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ये एक तरह से फीडबैक है। तो फीडबैक किस तरह की है तो हम इसके अंदर लेते हैं। तो इन तीनों के बीच में हर एक लेवल पर फीडबैक आ जाता है। स्टिमुलाई वाले केस में भी होगा, प्रोसेस वाले केस में भी होगा और थर्ड रिस्पॉन्स वाले केस में भी होगा। तो रिस्पॉन्सेस को भी फर्दर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आएगा कि बाय और नॉट टू बाय, और सेकंड हो सकता है कि हम इमीडिएटली उसको ख़रीद लेते हैं। थर्ड वो हमारा होगा जो इमीडिएट हमने डिसीज़न ले लिया। सेकंड हो सकता है कि हम पोस्ट परचेज़ का डिसीज़न लेते हैं कि आज हम नहीं खरीद रहे हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद हम उस चीज़ को खरीदने का डिसीज़न ले सकते हैं।
और नेक्स्ट हो सकता है कि पोस्ट यूज़ हमारा बिहेवियर हो सकता है कि हमने ख़रीद तो लिया लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उस यूज़ को पोस्टपोन कर देते हैं, इन फ्यूचर हम उसको ख़रीदेंगे। तो ये रिस्पॉन्सेज में आता है। इसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊँगी। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा कि जो बायर बिहेवियर है उसको समझने के लिए हम कौन कौन से मॉडल्स की हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।